आवाज आ रही है बेटा? जी हेलो। सर। हाँ चलिए। चलो मदन शुरू करते हैं, बाकी बच्चे आते रहेंगे। तो आज हम आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट करा देते हैं, ठीक है? और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो एक है कि देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सब बेसिक चीज आप पढ़ लिए होंगे। एक है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, वो करता क्या है। तो सांख्यिकी के फंक्शंस हैं, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। साइंस स्टैटिस्टिक्स को साइंस भी कर सकते हैं, आर्ट्स भी कर सकते हैं, साइंस एंड आर्ट दोनों कर सकते हैं। और ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, किसी बुक से थोड़ा सा देख लीजिएगा। और तो नहीं, अभी को एक एक रंजीत इज वेटिंग, रंजीत इज ओके। चलो, तो साइंस एंड आर्ट्स दोनों है। तो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस जो है, पहला फंक्शन इज प्रेजेंट्स द फैक्ट्स इन अ डिफिनेट फॉर्म। ये जो है तथ्यों को एक सही फॉर्म में सही तरीके से प्रेजेंट करता है, ठीक है? प्रेजेंट द फैक्ट, इसको अनम्यूट कर दिया जाए ताकि वो बात कर सके। ओके। ये प्रेजेंट द फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। ठीक है बेटा, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अदरवाइज बाद में हम इसका पीपीटी भी भेज देंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद इट सिंप्लीफाइज मास ऑफ फिगर्स। जो बहुत सारे डाटा कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे जो अंकों में जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है, साधारण कर देता है, सरल कर देता है। उसके बाद फैसिलिटेट्स कंपाइलेशन, कंपेरिजन। तो ये आप जब एक साल की पिछले साल के डाटा का इस साल से कंपैरिजन करते हैं, पिछले के पिछले का इस साल से करते हैं, अगले साल से करना चाहते हैं, तो ये क्या करता है, मान लो स्टडी ईयर के अगले साल का करना चाहते हैं और या पिछले साल के डाटा का स्टडी करना चाहते हैं, तो ये एक कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, उसको तुलना करने में ये मदद करता है। उसके बाद करता है फंक्शंस है, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अभी जब पिछले बार हम लोग क्लास कर रहे थे जून में, तो आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था हमने, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मदन इज ओके। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आपको बताया था कैसे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो ये हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने की और उसको कैसे टेस्ट किया जाए, देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, कैसे उसको बनाया जाए, कैसे उसको ये किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो ऐसा करने में वो हेल्प करता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन। आपको टाइम सीरीज डाटा हमने पढ़ाया था, टाइम सीरीज में बताया था कि इट इज नथिंग बट अ फोरकास्टिंग। और फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, वो काम स्टैटिस्टिक्स फंक्शन करता है। तो आप देखिए सारे चैप्टर्स पहले ही हमने आपको करा दिए हैं, जिससे आप आसानी से जब फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिखने की बात आएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और यू कैन राइट इट। आप आपको हम एग्जांपल दे पा रहे हैं क्योंकि हमने वो चीज आपको कराया है। तो देन आता है, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज। अल्टीमेटली जब हम लोग सारा स्टडी कर लेते हैं कि कैसे करेंगे, आगे क्या होने वाला है, इन सबको देखने के बाद, सबको स्टडी करने के बाद हमें एक बेहतर पॉलिसी, बेहतर जो है वो नीति नीति बनाने में, जो कल्याण की नीति हो, चाहे गवर्नमेंट के फंक्शंस की नीति हो, चाहे आर्थिक क्रियाओं की नीति हो, चाहे आर्थिक विकास के लिए नीति बनाना हो, तो वो नीति बनाने में काम करता है। तो स्ट्रेटेजी के फंक्शंस को फर्दर से एक बार रिवाइज करें फटाफट क्विक सेल से, क्विक इसमें। तो ये है कि इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म, नंबर 1 हो जाएगा। इट सिंप्लीफाइज मास ऑफ फिगर्स, नंबर 2 हो जाएगा। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन and it helps in formulating and testing hypothesis. और next it helps in prediction and उसके बाद it helps in formulation of suitable policies. अब क्या है इसमें होना क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? तो क्या है, अब आपको अगर बोला जाएगा कि ये तो सारे फंक्शंस हो गए, ये कार्य करता है, क्या काम करता है, स्टैटिस्टिक्स करता क्या है, नाउ इसका उपयोग क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? हेलो। जी सर। का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो एक आध एग्जाम्पल आप बताइए, आप लोग कभी कहीं देखे होंगे। एग्जाम्पल है मन में?
The formation of data, sir. Yes. Formation of data for previous हाँ previous चलो year. ये भी ठीक है। Yes, sir. For example, sir, playing cards या playing cricket. हाँ उसमें भी क्रिकेट statistics स्कोर जो होता है उसके लिए भी यूज हो सकता है सर। वेरी गुड। हाँ ठीक है। फिर सर बिजनेस साइकिल में भी यूज हो सकता है सर। हाँ तो इस तरह से जैसे आप डेली लाइफ में देखते हैं, जब आपको स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा पता चल गई, स्टैटिस्टिक्स के विभिन्न जो मेथड्स हैं उसके बारे में जब आपको पता चल गया, बहुत सारा जो हम चैप्टर्स पढ़े हैं उसको पढ़ने के बाद आप ये अंदाजा लगाएं कि सांख्यिकी जो है वो करता क्या है, स्टैटिस्टिक्स करता क्या है। तो ऐसे में अभी फंक्शंस हमने बता भी दिया और आपको पीपीटी में भेज भी देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। दोबारा इस वीडियो को जब हम आपको अपलोड करेंगे आपके ग्रुप में, तो आप सुनिएगा तो भी उससे भी नोट कर सकते हैं आप पॉज करके। तो ये सारे फंक्शंस आपके एग्जाम में आएंगे, बी केयरफुल। ये इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे हमने बताया वैसे एक एक पॉइंट लिखिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, एक एक पॉइंट लिखिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अब आता है, चलो इसका यूज देखते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन, प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या है। तो पहले लेते हैं राज्य, लेते हैं सांख्यिकी और राज्य में क्या है। राज्य जो स्टेट, कोई भी सत्ता है, कोई भी जो कार्यपालिका है, वो उसमें सांख्यिकी का उपयोग क्या होता है। तो आप प्राचीन काल से ही देखे होंगे कि जो चीफ्स होते हैं, जो राजा होते हैं, चीफ मुख्य जो काम करने वाले होते हैं या राजा होते हैं, वो क्या करते हैं, सांख्यिकी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, हैवीली डिपेंड करते हैं। वो डाटा कलेक्शन जो होता है उसके आधार पर ही वो अपने डिसीजंस लेते हैं, अपनी नीतियों को बनाते हैं। तो ये जब देखा जाए तो हम पिछले कई मतलब प्राचीन काल से ही हम सांख्यिकी का किसी न किसी रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं, और उसको धीरे 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 उसके मेथड्स को मॉडिफाई कर करके उसको कैलकुलेशन करने के तरीके में चेंजेस आया, थोड़ा कंप्यूटराइजेशन आया, तो कंप्यूटर के हेल्प से हम करने लगे। लेकिन इसका उपयोग स्टेट में, गवर्नमेंट्स में इसका उपयोग कंटिन्यूस होता जा रहा है, विभिन्न पॉलिसियों का निर्माण में, विभिन्न नीतियों के निर्धारण में, विभिन्न तरह के अनुमान लगाने में स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता रहता है। उसके बाद चलो स्टैटिस्टिक्स को हम जोड़ते हैं, हम बिजनेस करते हैं। दूसरा एक पार्ट है कि व्यवसाय होता है। तो व्यवसाय में भी व्यापारी क्या करता है, आगे कितनी बिक्री होगी, पीछे कितना सेल हुआ, एम्प्लॉय को कितना सैलरी देने की जरूरत पड़ेगी, और कितने एम्प्लॉय रखने की जरूरत पड़ेगी, किस चीज का बिक्री होगा आगे जाके, किस चीज का व्यवसाय आने वाला है। अभी जैसे कोविड-19 के बाद देखो एक नया चीज आ गया, मास्क की बिक्री नहीं होती थी, हर जगह मास्क बिकने लगा। तो क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि अरे यार इसकी तो एक मार्केट बन गया है, और स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया तो बोला यार ये अभी चलेगा लंबा, चलो इसकी बिक्री होगी, तो कुछ लोग बेचने लगे उसको। तो इस तरह से फिर उसका कुछ मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, उसका कुछ थोड़ा सा फैशन में आ जाएगा, फैशन के रूप में अच्छे अच्छे ब्रांड बेचना शुरू कर देंगे, तो एक तरीका हो गया। तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होगा। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, अब बिजनेस एक्टिविटीज होते क्या क्या है। पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, देन सेल होता है, परचेज होता है, फाइनेंस है, देन आपका पर्सनल है जो कर्मचारी हम रखते हैं, देन अकाउंटिंग का काम करते हैं। उसके बाद क्या है, मार्केट एंड प्रोडक्ट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करते हैं कि बाजार में क्या क्या सामान बिकेगा, कैसे बिकेगा, कैसे बेचा जाए, एंड प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं कि ये चीज बिकेगी कि नहीं बिकेगी। उसके बाद क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। लोगों को बेहतर चीज चाहिए तो हमारा जो चीज है वो बेहतर होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल पास होना चाहिए। क्यूसी चेक्ड लिखता है ना, आप जब सामान वामान खरीदते होंगे तो लिखता होगा उसमें क्यूसी चेक्ड। तो ये सारी चीजें जो हम करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज जो अभी हमने आपको इनुमरेट किया, ये सारे बिजनेस एक्टिविटीज में भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है। सेल्स है तो फोरकास्टिंग करना है हमको, ठीक है, पिछले सेल्स को भी स्टडी करना है, कंपेरिजन। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है कंपेरिजन, कंपेरिजन का बहुत बड़ा रोल है। कंपेरिजन एंड फोरकास्टिंग दो चीज जो है, वो दो स्टैटिस्टिक्स का ये दो फंक्शन जो है हमेशा हर जगह काम आता है। और उसके बाद आता है आप, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या उपयोग करेंगे बताइए। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या उपयोग है। हम आपको आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम आपको क्यों इकोनॉमिक्स पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएं, या पढ़ाना पड़ रहा है, आपके सिलेबस में क्यों है, कुछ आइडिया है, कुछ आइडिया है बेटा, बोलो, लेट अस इंटरैक्ट, इसमें कुछ बोलिए। तो ये डेवलपमेंट के बारे में बताता है कि हम डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट।
प्रीवियस ईयर का डेवलपमेंट और आने वाले फ्यूचर में किस तरह से होगा सर, ये बताता है। हाँ, यस यस, इसके वेरी, अनुमान से हम ये कर सकते हैं। हाँ, तो अभी और क्या सर है, इसको मैं पॉपुलेशन थोड़ा, के बारे में, मतलब पॉपुलेशन, यस यस, सर वेरी गुड। पॉपुलेशन का मतलब होता है ना। हाँ यस हाँ, सर, बड़े, जनसंख्या की कैलकुलेशन में सर फायदा करता है। हाँ हाँ, बढ़िया। देखिए, ये होता है इस इंटरेक्टिव ये होने का फायदा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पॉलिश्ड तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना कैसा है, प्रेजेंट कैसे करना है, उस फॉर्म में आपको बताते हैं। तो मैं एक एक पॉइंट करके बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेजर्स ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस have greatly advanced overall economic knowledge and opened up entirely new fields of study. देश का आर्थिक विकास किस दिशा में जा रहा है, इसके लिए हम जीडीपी का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, यस सर। और हम इनपुट और आउटपुट का एनालिसिस भी करते हैं, और इसमें स्टैटिस्टिक्स का उपयोग हम करते हैं। आ गया इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि जीडीपी इज इन इकोनॉमिक्स, इनपुट आउटपुट और एनालिसिस जो है इकोनॉमिक्स में है, और इस सब को करने में हेल्पफुल करेगा कौन होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है। यस यस। उसके बाद दादा, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर बेसिक्स इन द फील्ड ऑफ मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग भी आपके इकोनॉमिक्स में है, मनी के बारे में पढ़ते हैं, बैंक के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें जो कैलकुलेशंस करते हैं, फाइनेंशियल वित्तीय जो हम गणना करते हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स का हमें फायदा होता है, स्टैटिस्टिक्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैटिकल स्टडीज ऑफ बिजनेस साइकिल्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सीजनल फ्लक्चुएशंस serves to expand our knowledge of economic instability and to modify older theories. जो पहला सिद्धांत है वो आगे लागू होगा कि नहीं होगा, उसको अगर मॉडिफाई करने की जरूरत है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस साइकिल्स क्या है उसको स्टडी करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा होगा, आगे जाके ग्रोथ बढ़ता ही जाएगा कि रुक जाएगा, इस तरह की चीज को स्टडी करते हैं। और इन सब चीजों जो है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में आती है, और इन सब चीज को स्टडी करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। देख रहे हैं कैसे कैसे स्टैटिस्टिक्स हमारे इकोनॉमिक्स से हर जगह रिलेटेड है। उसके बाद आता है स्टडीज ऑफ कंपटीशन, मार्केट पढ़ते हैं हम लोग, ओलिगोपॉली, मोनोपॉली, ये सब जो रिक्वायर्ड है। इसमें मोनोपॉली में हम देखते हैं, ओलिगोपॉली में आप देखिएगा तो उसके जो फीचर्स को देखिए, जब पिछले सेमेस्टर में आपको हमने पढ़ाया था, हर जगह कॉम्पिटिशन्स है, कॉम्पिटिशन्स कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, डंपिंग, एंटी डंपिंग, ये सब चीज को आप देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का उपयोग हमेशा होता है। कैलकुलेट करके ही जो कंपटीटर होता है वो अपना डिसीजन लेता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ प्राइसेस आर एसेंशियल इन स्टडीइंग द थ्योरीज ऑफ प्राइसेस। अब प्राइसिंग पॉलिसीज एंड प्राइस ट्रेंड, कीमत कैसी रहेगी, बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, कीमत के ट्रेंड क्या रहेंगे। उसके बाद चलन, कीमत का चलन क्या होगा, प्राइस लेवल क्या रहेगा, महंगाई किस तरह की रहेगी, किस तरह की कीमत की नीति बनाई जाए, प्राइसिंग पॉलिसी कैसी बनाई जाए। इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल सर्वे करते हैं, लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों का डिमांड क्या है, इनकम क्या है, इन सब चीजों को हम स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं, और ये सारी चीजें हमें हेल्पफुल होती हैं प्राइसिंग पॉलिसी में, प्राइसिंग थ्योरी को स्टडी करने में, प्राइसिंग पॉलिसी बनाने में, एंड प्राइसिंग ट्रेंड्स को स्टडी करने में। उसके बाद आता है ऑपरेशनल स्टडीज ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, बोथ स्टैटिस्टिकल एंड लीगल टूल्स ऑफ एनालिसिस। जो अब पब्लिक यूटिलिटीज की जो स्टडीज करते हैं, उसका ऑपरेशनल स्टडीज जब करते हैं तो उसके लिए में भी हमें आपको इसका स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है। उसके बाद आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, दैट इज एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा आपने, एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन। जब हम जनसंख्या का विश्लेषण करते हैं, लैंड इकोनॉमिक्स जब जमीन के बारे में हम स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब भौगोलिक अर्थशास्त्र के बारे में हम स्टडी करते हैं, ये सब स्टैटिस्टिकल अप्रोच के बगैर नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स की हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद इन सॉल्विंग वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन कैसे किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए, असमानता, डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटीज, इनकम इनइक्वालिटीज, ऐसे किसको कैसे दूर किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
जो कीमत है, जो आपका आय है, आय का वितरण समान होना चाहिए। कैसे समान होगा, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो धन का जो है वितरण वो भी समान होना चाहिए, उसके लिए भी हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने पड़ते हैं। देन स्टैटिस्टिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स प्ले। अब इन सब चीजों में, ये सारे इकोनॉमिक्स है। पॉवर्टी हम पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, डिस्पैरिटीज में हम इकोनॉमिक्स में यस सर। पढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में हम पढ़ते हैं। ये सारे अर्थशास्त्र है, और इस सब में स्टैटिस्टिकल डाटा, इस सब में डाटा हम कलेक्ट करते हैं और इसको फिर स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा बाकी आप देखोगे कि इसका और भी विभिन्न जगह पे आप यूज देखेंगे। तो हमने मोटा मोटी बिजनेस में सारे बिजनेस को ले लिया, हमने स्टेट में सारे स्टेट को ले लिया, एंड इकोनॉमिक्स में सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ले लिया। तो इसी में तीनों चीजें आपकी कवर हो गई, स्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेशंस। ठीक है, बाकी अगर चाहो तो अलग अलग करके भी लिखते हैं इसको। एजुकेशन में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, एविएशन में यूज होता है, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को हमने 3 पार्ट में समराइज कर लिया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट में कर दिया। आपका बिजनेस एक्टिविटीज को, सारे एक्टिविटीज को हम डाल दिया बिजनेस एंड स्टैटिस्टिक्स में। एंड तीसरा आपका आता है अर्थशास्त्र के स्टूडेंट है, अर्थशास्त्र का क्या रोल है भाई, अर्थशास्त्र में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, तो हमने स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स ले लिया एक साथ। ठीक है बेटा, तो ये फंक्शंस हो गए। इसके बाद इसके जो एप्लीकेशंस हो गए, और लिमिटेशंस देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम थोड़ा सा आज का डेट ये खत्म करेंगे। अगले क्लास में पहले इसको कर लेते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस। अब क्या है कि कोई चीज है, कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है, उसकी अपनी एक सीमाएं होती है। हर एक स्टूडेंट्स की अपनी सीमा है, हर एक ब्यूरोक्रेट्स का अपना सीमा है, हर एक पॉलिटिशियंस की अपनी सीमा है। उस दायरे से ज्यादा वो ना काम कर सकता है ना सोच सकता है, कि हर चीजों की एक सीमाएं होती है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स डजंट डील विद इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, वो मास स्टडी करता है, व्यक्तिगत मेजरमेंट नहीं करता है। ये पहला इसका लिमिटेशन है। ठीक है, इसके सीमाएं हैं। स्टैटिस्टिक्स डजंट डील विद इंडिविजुअल मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल डील्स ओनली विद क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं देखते, अच्छा है, बुरा है, खराब है, लाल है, पीला है, ऐसा नहीं करते। कितना है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये जो संख्यात्मक चरित्र होता है, संख्यात्मक विशेषता जो होती है, उसी को डील करता है। ठीक है, पार्टिकुलर नहीं किया जाता सर। हाँ, क्वालिटी को डील नहीं करता है। ठीक है बेटा, ये इसकी सीमा है। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। अभी क्या करते हैं, सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शंस, डेविएशंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सब जो आप देखे होंगे, सब कहीं ना कहीं हम माध्य निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसी के आसपास की स्टडी को बताता है। ठीक है, हाइपोथेसिस है, ये है, सारे देखिएगा तो कहीं ना कहीं हम मीन जरूर निकालते हैं। तो ये जो मीन क्या होता है, एक एवरेज होता है, और ये इस एवरेज के आधार पे ही हम सारा डिसीजंस लेते हैं। तो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो होता है, ये तभी ट्रू होगा जो जब एवरेज निकालें। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ये क्या कहता है कि कंक्लूजन नॉर्मल, तो मतलब कि 100% एक्यूरेट, कहने का मतलब ये तो बताया कि हमने मीन निकालना पड़ता है, और उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि मतलब एक्यूरेट 100% एक्यूरेट रिजल्ट लेना मुश्किल हो जाता है। देन स्टैटिस्टिकल इज ओनली वन ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टडीइंग अ प्रॉब्लम। ये एक तरीका है, सॉल्यूशन नहीं है, ये किसी भी समस्या को स्टडी करने का एक मेथड है, तरीका है। और सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका है, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। ठीक है, गलत प्रयोग इसका किया जा सकता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का गलत प्रयोग किया जाता है। ग्रेटेस्ट, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज दैट इट इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। इसका गलत प्रयोग किया जा सकता है। द मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स मे अराइज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। फॉर एग्जांपल, कई कारण से इसका मिसयूज हो सकता है, और इसका एक एग्जांपल लेते हैं। One may arrive if statistical conclusions are based on the incomplete information। अगर आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिला, और आपने एक कोई उसको आधे इंफॉर्मेशन के आधार पे आपने कोई डिसीजंस ले लिया, तो उसका गलत उपयोग होगा, क्योंकि उसके रिजल्ट्स गलत आएंगे। ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आएंगे, जो रिजल्ट आना चाहिए था एक्चुअल में फैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऐसे केस में ये क्या होगा, जब आपको पूरा डाटा मिला नहीं, और आधे डाटे के आधार पे आपने उसको प्रोसेस करके आपने रिजल्ट निकाल दिया,
तो आप हो सकता है आप किसी भी एंगल से करेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकते। इसीलिए ये डाटा कलेक्शन करने वाले के मतलब रिलायबिलिटी पे बहुत डिपेंड करता है, और आपका जो सही मेथड्स आपने उपयोग किया है कि नहीं उसको स्टडी करने के लिए, उस पर बहुत डिपेंड करता है स्टैटिस्टिक्स का यूज। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है। क्यों मैंने आपको आज ये करा दिया, एक्चुअली पीपीटी में आज आपका प्रोडक्ट रूल पढ़ाना था प्रोबेबिलिटी का, उसका पीपीटी प्रिपेयर नहीं हो पाया था, बट क्लासेस होने हैं, क्लासेस कंटिन्यू होना चाहिए। बच्चे कम जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, और दोस्तों को टाइम का अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें ग्रुप में लिखिए, उस हिसाब से हम देखेंगे, फिर हम अपना टाइम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और ये थ्योरी क्वेश्चन से एक आएगा आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स, ये सीसीसी 9 में, और इसीलिए मैंने ये करवा दिया है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसकी परिभाषा एक दो स्टैटिस्टिशियन की परिभाषा देख लीजिएगा, बायस का जो है वो परिभाषा जरूर लिखिएगा, मार्शल्स का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, देन स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या है, स्टैटिस्टिकल के फंक्शंस, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीजों को एक ही साथ जोड़ के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है, और उसके लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी आप लोगों की तरफ से कोई सलाह टाइम का या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अभी प्रोबेबिलिटी टॉपिक और कराना है, उसके बाद हम आपको कराएंगे कुछ और छूटा हुआ है जो सीसी 9 में, वो कराएंगे, फिर रिवीजन शुरू करेंगे। तो आप लोगों की तरफ से अगर कुछ कहना हो तो बताइए। सर टाइम तो सर ठीक है सर मेरे लिए सर। टाइम ठीक है? यस सर, तो ग्रुप में डाल के पूछ लिया जाएगा सर सभी से। हाँ, एक बार ना, क्योंकि गर्ल्स वाले ग्रुप में एक मैसेज आया था कि टाइम चेंज नहीं हो सकता क्या, तो एक बच्चे के लिए हम नहीं करेंगे, मास में आप लोग डिस्कस कर लीजिए, फ्रेंड से आप लोग फोन पे बात कर लीजिए, और एक और मैं खान सर फ्रेंड सर से बात करूंगा, और इस हिसाब से वो बना देंगे रूटीन, और हम अकॉर्डिंगली चलेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग डिस्कस कर लीजिए, वो टेलीफोनिकली डिस्कस कर लीजिए, और थोड़ा और जुड़िए, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, तो इस बार रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन और कोविड से घबराना नहीं है, वो एक साल का समस्या है, पढ़ाई फिर चलती रहेगी, ज्ञान की जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है मदन? कल से सर जुटेगा। मदन जी सर, कल से जुटेगा स्टूडेंट, कल से लॉकडाउन फिर चालू मदन हो गया। रंजीत डेली आ रहा है इस बार, मदन रंजीत दोनों एकदम परफेक्ट पंचुअल है। और बच्चों को थोड़ा सा बोलिए, अच्छा यह डिस्कशन करेंगे, कम से कम इसी बहाने हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेते हैं, है ना? हमें भी मन नहीं लगता है अपने स्टूडेंट्स के बगैर। सर लॉकडाउन लग गया ना, अब आएगा फिर। ऐसे लॉकडाउन खुला हुआ था, सब अपने अपने काम में बिजी था सर। हाँ, काम में बिजी हो गया, स्वाभाविक है, सबका टाइम सेट नहीं हो पाया होगा ना, तो यस सर। एक बढ़िया सा ना आप लोग डिस्कस करके एक स्लॉट बना लीजिए, फिर धीरे धीरे ना हम नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों को कुछ मोटिवेशन हो। अभी बहुत सारी वैकेंसीज भी आने वाली है, टाइम पे तैयार रहिएगा, तभी तो कुछ कल्याण हो सकता है। हमेशा तैयार रहना चाहिए स्टूडेंट्स को हर एक एग्जाम के लिए। तो थोड़ा थोड़ा चैप्टर वाइज हम नेटवेट का भी शुरू करेंगे, पहले आप लोगों का सिलेबस पूरा कवर कर लें, तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। और कुछ बताइए सर। इसमें सर बाइनोमियल पॉइजन जो बताने वाले थे सर। क्या बोले बेटा? सर बाइनोमियल थ्योरम जो बताने वाले थे सर। हम बाइनोमियल थ्योरम ये सब अभी है, अभी हम करा ही रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ चीजें केवल हम अगर बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अगर उसका स्लाइड्स बना के हम आपको स्क्रीन शेयर करके बताएंगे तभी ठीक रहेगा। इसलिए आज चूंकि पीपीटीज हमारे प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए मैंने थ्योरी पार्ट कवर करना उचित समझा, जिसमें हमें कहीं किसी तरह का कोई भी सिंबल या कोई भी मैथमेटिक्स दिखाने की जरूरत नहीं थी। बाकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सब हम कराएंगे आपको। आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटीज, बायस रूल सब करा देंगे, बिल्कुल घबराओ मत। एक एक चीज का कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हम उसको शेयर करके बताएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए हम जैसे जैसे पीपीटी उसका बनाते जाएंगे, आपको हम स्क्रीन शेयर कर करके बता जाएंगे, और उससे रिलेटेड जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस करा दिए, हम क्वेश्चंस भी करा देंगे, सो दैट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, बिल्कुल घबराओ मत, मैं उसका काम कर रहा हूँ, मैं बहुत आपको कितना सरल बना सके। हेलो, हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर। सर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में सर मतलब ये सर क्या लिखना है सर?
जो आपका Theory of ये है असाइनमेंट में, यस सर। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट तो ग्रुप में डाला हुआ है, देखो ना सर उसमें सर एक अर्थशास्त्री के बारे में लिखना है, मतलब कि उसका सिद्धांत लिखना है या सर? जो कुछ सिद्धांत है ना उसको एक्सप्लेन कर दीजिए बस, ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट पे एक टॉपिक ऑलरेडी मेरे ख्याल से आप जब वेबसाइट जीडी कॉलेज की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमने एक पूरा पीडीएफ ही अपलोड किया हुआ है, आप एक बार चेक करो वेबसाइट्स को। वेबसाइट्स पे इतना मटेरियल हो गया ना इकोनॉमिक्स का कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारा मटेरियल है उस पे। आप लोग वेबसाइट विजिट नहीं कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड थ्योरी ऑफ लेबर दोनों चीज है बेटा उसमें। आपको थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का पहले से भी एक प्रॉब्लम था, क्वेश्चन पूछे थे आप। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का पूरा टॉपिक हमने साइट पे डाला हुआ है, एक बार चेक कीजिए। नहीं मिलेगा तो हम फिर से आपको पर्सनल ग्रुप में भेज देंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ सर इसमें सर थ्योरी ऑफ लेबर और सर प्रॉफिट ऑफ कैपिटल ये भी आ सकता है ना? हाँ हाँ, प्रॉफिट ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब भी। हाँ इंटरेस्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इंटरेस्ट पे आई थिंक उन्होंने प्रेम विजय सर ने एक टॉपिक डाला हुआ है, नहीं तो रिवाइज करा देंगे, घबराओ मत, फिर से पढ़ा देंगे। जब तक एग्जाम लेट चल रहा है, जब तक समय मिल रहा है हम रिवीजन कर देंगे, उसमें क्या है। यस एक टाइम निकाल के आप लोगों का 2 क्लास कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ ना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें थोड़ा सा आगे आपको हरदम इसका यूज होता रहेगा, इसलिए हम इस पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट लगभग हम लोग करा रहे हैं, फिर से करा दिए हैं, फिर से रिवीजन कर लेंगे। अभी तो क्लासेस आपके सर भी शुरू करेंगे, खान सर भी शुरू करेंगे, सबका ऑलमोस्ट सब प्लान है सेकेंड फेज में फिर से शुरू करने का। तो लंबा क्लासेस आप लोगों का चलेगा अभी, तो आप लोग मेंटली तैयार रहिए, ठीक है। यस सर। और सब रिवीजन करा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं। सारे दोस्तों से बात कर लो और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ो, ठीक है। यस सर, थैंक यू। यस सर। चलो मदन, गुड डे। संजीत, गुड डे, एंजॉय फॉर द डे एंड मिलते हैं फिर कल 9 बजे मिलते हैं। फिर डिस्कस करके बताइएगा तो फिर टाइम देखेंगे क्या कर सकते हैं, करें। चलो जी सर, थैंक यू, गुड डे। बाय।